नमस्कार, वेलकम बैक टू द पीसीबी चैनल। आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर का इनफर्टिलिटी वाला पोर्शन शुरू करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट 2 to 3 ईयर्स से यही टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहा है, तो शुरू करते हैं। पूरे वर्ल्ड में इंक्लूडिंग इंडिया बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं जो इनफर्टाइल हैं। अब इनफर्टिलिटी क्या है? जब एक कपल लगातार 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद भी कोई चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तब उस कपल को हम इनफर्टाइल कपल बोलते हैं। ये जो 2 इयर्स का लाइन है, फॉर 2 इयर्स, ये एनसीईआरटी के समरी पोर्शन में लिखा हुआ है। ये पूरे चैप्टर में कहीं भी मेंशन नहीं है 2 इयर्स, लेकिन समरी में मेंशन है स्पेसिफिकली कि अगर 2 साल तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद भी कोई चिल्ड्रन प्रोड्यूस नहीं कर पाता, तब इनफर्टाइल कहलाएगा वो कपल। अब इनफर्टिलिटी की 6 रीजंस बताया है एनसीईआरटी में। आप लोग इससे एक ट्रिक से याद रख सकते हैं, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स इज डेस्परेटली डिफिकल्ट। हालांकि ये आर होना चाहिए, आर डेस्परेटली डिफिकल्ट, लेकिन ट्रिक के लिए ये इज है। तो फिजिक्स के पी से हो गया फिजिकल, केमिस्ट्री के सी से हो गया कॉन्जेनिटल, मैथ्स के एम से हो गया समथिंग मेंटल। मेंटल का मतलब पागल नहीं होता, मेंटल का मतलब समथिंग विच इज रिलेटेड टू द माइंड, और उसको हम साइकोलॉजिकल भी बोल सकते हैं। तो मेंटल और साइकोलॉजिकल आप सेम कंसिडर कर सकते हो। इज आई से हो गया इम्यूनोलॉजिकल, डी से एक तो हो गया डिजीज और दूसरा हो गया ड्रग्स। लेकिन आजकल ड्रग्स, इम्यूनोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रीजंस ज्यादातर पाया जाते हैं इनफर्टिलिटी के कारण। इम्यूनोलॉजिकल मतलब अगर ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जो स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं, कभी कभी अगर इम्यून सिस्टम ठीक नहीं रहता फीमेल का, तो वो स्पर्म को एक फॉरेन बॉडी समझ के रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम भी मेंशन किया है। साइकोलॉजिकल इसलिए क्योंकि सोसाइटी के बहुत प्रेशर होते हैं, जैसे कि एक कपल के ऊपर सोसाइटी के बहुत प्रेशर होते हैं। ऐसा कंसिडर किया जाता है कि अगर बच्चे नहीं हुए तो लाइफ इनकम्प्लीट है, मैरिज नहीं हुए तो लाइफ इनकम्प्लीट है। तो बच्चे के लिए बहुत प्रेशर डाला जाते हैं, तो इसके लिए बहुत साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जिनके लिए कपल इनफर्टाइल हो सकते हैं। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ फीमेल को ब्लेम किया जाते हैं अगर एक कपल चाइल्डलेस हो तो। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम, एनसीईआरटी का एक लाइन है मोस्ट ऑफन देन नॉट, इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द टाइम मेल पार्टनर ही जिम्मेदार होते हैं। अब ये जो प्रॉब्लम होते हैं, इनफर्टिलिटी का जो प्रॉब्लम है, इसे डायग्नोस, पहला स्टेप है डायग्नोस, उसके बाद ट्रीटमेंट और उसके बाद एनेबलिंग द कपल टू हैव चिल्ड्रन। ये 3 चीजें करने के लिए स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स होते हैं, और ये हेल्थ केयर यूनिट्स इनफर्टिलिटी रिलेटेड काम करते हैं, इसलिए इन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स बोलते हैं हम। 99% ऑफ द केसेस में ये इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स में जाके डायग्नोसिस करने के बाद, ट्रीटमेंट होने के बाद कपल ठीक हो जाते हैं, मतलब वो लोग नेचुरल प्रोसेस में चाइल्ड बियर कर सकते हैं। लेकिन वो जो 1% बच जाते हैं, वो जिनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता, और हम ऐसे कह सकते हैं कि जिसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उन लोग
असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के मदद से चिल्ड्रन और बेबीज कंसीव कर सकते हैं। अब हम असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को इन डिटेल में पढ़ने वाले हैं। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को हम आर्ट भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और आर्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन कि फर्टिलाइजेशन कहाँ पे हो रहा है। इनसाइड द बॉडी तो इन विवो फर्टिलाइजेशन बोलेगा, और इन विट्रो अगर आउटसाइड द बॉडी फर्टिलाइजेशन हुआ तो। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के अंडर भी 3 प्रोसेसेस है, ZIFT, IUT, ICSI, और इन विवो में GIFT और AI। हम इन विट्रो को अब डिटेल में पढ़ते हैं। इन विट्रो को हम पॉपुलरली टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी बोलते हैं, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात है, क्वेश्चन भी आया हुआ है नीट में कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में हम सिर्फ ZIFT और IUT को ही कंसिडर करेंगे, ICSI को नहीं। ये बात हम जब ICSI पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे कि इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन को हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में इंक्लूड क्यों नहीं कर सकते। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन वाला टेक्निक भी इन विट्रो है, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंडर नहीं आते। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर सिर्फ ZIFT और IUT ही आते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल, लेकिन आउटसाइड द बॉडी हुआ तो क्या हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता तो बॉडी के अंदर जो जो कंडीशन जरूरत होता फर्टिलाइजेशन होने के लिए, बिल्कुल वैसा ही कंडीशन लैब में भी होना जरूरी है, तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा। बट इन सिमिलर कंडीशन एज दैट ऑफ द बॉडी इन ए लैब। अब फर्टिलाइजेशन सिर्फ आउटसाइड हो रहा है, मतलब यूनियन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट सिर्फ आउटसाइड द बॉडी हो रहा है, लेकिन वो यूनियन होने के बाद जो जाइगोट बनेगा, या फिर जाइगोट अगर मल्टीप्लाई करके जब एम्ब्रायो बनाएगा ज्यादा सेल का, मतलब अप टू मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स तक जब हो जाएगा, तब जाइगोट या एम्ब्रायो जो भी बोलो, उसका डेवलपमेंट बॉडी के अंदर होगा, सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर होगा। अब इन विट्रो का मेथड देख लेते हैं। यहाँ पे इन विट्रो का मेथड में हम टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में जो 2 चीजें आते हैं ZIFT और IUT, उनके मेथड को देखेंगे। ICSI के मेथड हम बाद में देखेंगे। अब फीमेल से और वाइफ से ओवा कलेक्ट किया जाते हैं, और हस्बैंड या फिर मेल डोनर से स्पर्म कलेक्ट किया जाते हैं, और ये ओवा और स्पर्म को लैब में एक पेट्री डिश के अंदर छोड़ दिया जाते हैं, और वो आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइज करते हैं, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट फॉर्म करते हैं अंडर स्टिमुलेटेड कंडीशंस इन ए लैब। अब हम 2 चीज कर सकते हैं, या तो जो जाइगोट फॉर्म हुआ है वो जब 8 ब्लास्टोमियर्स तक होगा, यानी कि हम उसे अर्ली एम्ब्रायो भी बोल सकते हैं, तो उसे हम डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं, और उसके बाद फैलोपियन ट्यूब से वो खुद ब खुद यूटेरस में जाकर इम्प्लांट हो सकता है, वो बाद में देखेंगे हम। लेकिन ये जो लैब में जाइगोट फॉर्मेशन हुआ है, इसे हम डायरेक्टली फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं जब ये जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक होएगा। इस जाइगोट को हम अर्ली एम्ब्रायो भी बोल सकते हैं। तो इसलिए ये प्रोसेस का नाम है ZIFT, यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को हम इंट्राफैलोपियन मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। द जाइगोट फर्दर ग्रोज इनसाइड द बॉडी। देखो फर्टिलाइजेशन पेट्री डिश में हो गया,
अब जो जाइगोट है उसको हम बॉडी के अंदर प्लेस कर दिया है और उसके बाद जो डेवलपमेंट होगा जाइगोट का वो बॉडी के अंदर ही होगा। ये तो हम एक प्रोसेस कर सकते हैं, जाइगोट को हम बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। और दूसरा जो हम कर सकते हैं वो है कि जाइगोट को हम तुरंत बॉडी के अंदर नहीं डालें, उनको यानी कि जाइगोट को ग्रो करने दें और जब वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर्स हो जाएगा, यानी कि जब जाइगोट एम्ब्रायो में बदल जाएगा, तब उस एम्ब्रायो को हम डायरेक्टली यूटेरस के अंदर प्लेस कर सकते हैं और इस प्रोसेस को हम इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर बोल सकते हैं क्योंकि यूटेरस के अंदर ट्रांसफर हो रहा है। और उसके बाद द एम्ब्रायो फर्दर ग्रोज इनसाइड द यूटेरस। इसके बाद इन विवो फर्टिलाइजेशन। एम्ब्रायो फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स विद इन द फीमेल्स, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो फीमेल के बॉडी के अंदर होगा। अब ये इन विवो प्रोसेस 2 टाइप के लोगों को असिस्ट करने के लिए बनाया गया है। एक तो ये उन फीमेल्स को असिस्ट कर सकते हैं जो एग्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता लेकिन कॉन्सीव कर पाएगा, मतलब फर्टिलाइजेशन उनके बॉडी के अंदर हो सकते हैं लेकिन वो खुद से एग प्रोड्यूस नहीं कर पाता। और दूसरा वो मेल्स जो इनसेमिनेट नहीं कर पाएगा। हम इसे डिटेल में पढ़ते हैं। अब पहले देखते हैं वो कैसे उन फीमेल्स को असिस्ट करेगा जो एग प्रोड्यूस नहीं कर पाता लेकिन फर्टिलाइजेशन कर सकते हैं अपने अंदर। पहले तो एक डोनर से ओवम लेना पड़ेगा क्योंकि वो खुद से एग प्रोड्यूस नहीं कर पाती। अब वो डोनर से रिसीव किया हुआ ओवम को एक दूसरे फीमेल जो अपना ओवम प्रोड्यूस नहीं कर पाया उसके फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर किया जाएगा। अब ये दूसरा जो फीमेल है वो तो अपना ओवम नहीं प्रोड्यूस कर पाएगा लेकिन वो फर्टिलाइजेशन खुद के अंदर कर सकते हैं और she can provide a suitable environment for fertilization and further development। बेबी की डेवलपमेंट के लिए भी सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है और फर्टिलाइजेशन के लिए भी सुटेबल एनवायरनमेंट दे सकती है। 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया था GIFT के फुल फॉर्म क्या है, तो उसका फुल फॉर्म है गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ये जो प्रोसेस है कि एक दूसरे औरत से ओवम कलेक्ट करने के बाद एक ऐसी औरत के फैलोपियन ट्यूब में डालना जो अपना एग खुद प्रोड्यूस नहीं कर पाती और फिर उस औरत के अंदर फर्टिलाइजेशन नेचुरली करवाना और डेवलपमेंट ऑफ द बेबी नेचुरली होना, ये प्रोसेस को GIFT बोलते हैं, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। क्योंकि यहाँ पे ये जो फीमेल गैमेट है ओवम, ये फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया जा रहा है, इसलिए इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अब दूसरा केस जहाँ पे ये वो मेल्स को असिस्ट कर सकते हैं जो कि इंसेमिनेट नहीं कर सकता। ये कैसे हो सकता है कि हस्बैंड और हेल्दी डोनर से सीमेन कलेक्ट किया जाते हैं और इस सीमेन से जो स्पर्म्स है उन्हें आर्टिफिशियली वाइफ के वेजाइना और यूटेरस में इंट्रोड्यूस किया जाता है। एक टर्म है आर्टिफिशियली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा भी क्वेश्चन आया है नीट में जहां पे पूछा गया है कि ऑप्शंस में कि सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम द हस्बैंड और डोनर इज ट्रांसफर्ड नेचुरली टू द वेजाइना और यूटेरस, आर्टिफिशियली टू द वेजाइना और यूटेरस, तो हमको आर्टिफिशियली ऑप्शन में टिक करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरली नहीं हो पा रहा है इसलिए तो आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया गया है। अब अगर ये जो स्पर्म
आर्टिफिशियली वेजाइना में इंट्रोड्यूस किया जाता है तो इसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलेंगे, और अगर डायरेक्टली यूटेरस में इंट्रोड्यूस किया जाते हैं तो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन बोलेंगे। यूटेरस में इंसेमिनेशन इसलिए इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। अब ये जो इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ये कब जरूरत पड़ते हैं? जब मेल पार्टनर फीमेल को इंसेमिनेट नहीं कर पाते और मेल पार्टनर के स्पर्म काउंट बहुत लो है। उनके जब इजैकुलेशन होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स में, जब इजैकुलेशन होते हैं मेल का, तब उसका स्पर्म काउंट बहुत लो होते हैं। तब उस इजैकुलेट से स्पर्म निकाल के आर्टिफिशियली वेजाइना और यूटेरस में इंट्रोड्यूस किया जाते हैं। अब एनसीईआरटी में और एक मेथड दिया हुआ है आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी में, वो है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और ICSI। इसमें क्या होते हैं, लैबोरेटरी में एम्ब्रायो फॉर्म होते हैं, मतलब लैबोरेटरी में ही फर्टिलाइजेशन होते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म होते हैं, जाइगोट के बाद एम्ब्रायो फॉर्म होते हैं। और ये कैसे किया जाते हैं? ओवम में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जब बॉडी के बाहर हो रहा है तो ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का ही टेक्निक है, लेकिन ये ICSI टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम नहीं कहे जा सकता। क्यों? क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में सिर्फ ZIFT और IUT है। ZIFT और IUT में क्या किया गया? ओवम फीमेल से कलेक्ट किया गया और स्पर्म मेल से कलेक्ट किया गया है, और एक पेट्री डिश में दोनों को एक साथ छोड़ दिया गया है और खुद ब खुद फर्टिलाइजेशन हो गया है लैबोरेटरी स्टिमुलेटेड एनवायरनमेंट में। और फर्टिलाइजेशन के बाद वो जाइगोट और एम्ब्रायो फीमेल के बॉडी में डाला गया है। लेकिन इस इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के टेक्निक में स्पर्म का एबिलिटी नहीं होता मूव करने का, और हम बोल सकते हैं कि स्पर्म्स नॉन मोटाइल होते हैं, इसलिए ही तो वो ओवम को खुद से फर्टिलाइज नहीं कर पाता। तो अगर किसी इंसान का मतलब कोई मेल का अगर एजूस्पर्मिया है, मतलब ऐसा स्पर्म जिसका मोटिलिटी नहीं होता, वैसा अगर स्पर्म है तो हम इस मेथड को यूज करते हैं। ये एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का टेक्निक हो सकता है, लेकिन ये टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि स्पर्म को यहाँ पे इंजेक्ट करना पड़ता है ओवम में। अब ये तो हमने देख लिया कि जो कपल्स कॉन्सीव नहीं कर पाएगा नेचुरली, उनको हेल्प करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स है, लेकिन इनके ड्रॉबैक्स भी होते हैं। क्या ड्रॉबैक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टेक्निक्स है ना, इनका सक्सेस रेट लो है, बहुत हाई नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत प्रिसिशंस की जरूरत होते हैं कि कब ओव्यूलेशन होगा, तब एग को निकलना है, कब स्पर्म को इंट्रोड्यूस करना है यूटेरस में या फिर वेजाइना में। ये बहुत सारे प्रिसिशंस लगते हैं और इसके लिए स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल्स की जरूरत है, जो कि बहुत कम है। और दूसरा कि ये जो आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है और टेक्निक्स है, ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तीसरा है कि ये सारे के सारे कंट्रीज में अवेलेबल नहीं है, कुछ फ्यू कंट्रीज में ही अवेलेबल है, और क्योंकि ये एक्सपेंसिव है तो ये लिमिटेड पीपल ही अफोर्ड कर सकते हैं। और फिर से वही इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स जो स्टॉप करते हैं एडॉप्शन ऑफ दिस मेथड्स। बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स है और बहुत लोगों का इमोशन है कि वो लोग अपना
मतलब ये जो साइंटिफिक मेथड है इनको एम्ब्रेस नहीं करना चाहते हैं। रिलीजियस ग्रुप्स ऐसे करके फर्टिलाइजेशन नेचुरल प्रोसेस के अलावा ये जो आर्टिफिशियली फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं ये पसंद नहीं करते, ऐसा ही। लेकिन द बेस्ट मेथड ऑफ पेरेंटहुड है एडॉप्शन। अगर एडॉप्ट करोगे तो ये सब चक्कर में पड़ना ही नहीं है। और इंडिया में लीगल अडॉप्शन प्रिवेलेंट है। बहुत सारे ऐसे ऑर्फेंड बच्चे हैं जिनका अगर देखभाल नहीं किया जाएगा तो वो सरवाइव नहीं करेगा ज्यादा दिन तक। इसलिए बेस्ट मेथड ऑफ पेरेंटहुड है एडॉप्शन। अब और एक PYQ देख लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स द एम्ब्रायोज आर ट्रांसफर्ड टू असिस्ट द फीमेल्स हु कैनॉट कंसीव। तो पहले तो कीवर्ड्स देख लीजिए कि एम्ब्रायोज आर ट्रांसफर्ड और दूसरा द फीमेल्स हु कांट कंसीव। द फीमेल्स हु कांट कंसीव का मतलब है, कंसीव का मतलब होता है कि कैनॉट टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बाय देमसेल्व्स। तो इसमें जो ऑप्शन ए है GIFT और ZIFT तो हो सकता है लेकिन GIFT नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोला गया है एम्ब्रायोज आर ट्रांसफर्ड और GIFT में गैमेट्स को ट्रांसफर किया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और एक रीजन के लिए GIFT नहीं होगा क्योंकि GIFT में जो फीमेल्स के अंदर गैमेट पुट किया जाते हैं वो फीमेल्स फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन ओवम प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसलिए जो फीमेल्स अपने आप से फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा उसको तो GIFT हम कर नहीं सकते। उसके बाद ICSI एंड ZIFT। ICSI को हम यूज करते हैं जब मेल पार्टनर के अंदर एजोस्पर्मिया हो, तो ये फीमेल्स को हेल्प करने के लिए नहीं है, ये मेल्स को हेल्प करने के लिए है। तीसरा GIFT एंड ICSI, तो मतलब हम तो A और B ऑप्शन से GIFT और ICSI को एलिमिनेट किया, आपको पता है क्यों किया। और फाइनली ZIFT एंड IUT, ये होगा करेक्ट आंसर क्योंकि ZIFT और IUT में जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर हो रहा है। इसका मतलब द फीमेल्स हु कैनॉट कंसीव दे कैन बी असिस्टेड बाय द प्रोसेस। और दूसरा द एम्ब्रियोज आर ट्रांसफर्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब और द यूटेरस डायरेक्टली। नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, एम्ब्रायो विथ मोर देन 16 ब्लास्टोमियर्स फॉर्म्ड ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू। देखो एम्ब्रायो बोला गया है और 16 ब्लास्टोमियर बोला गया है। जब एम्ब्रायो 16 ब्लास्टोमियर तक होते हैं तब वो उसे हम यूटेरस में ट्रांसफर करेंगे। अब AIPMT 2010 में क्वेश्चन आया था, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू फैलोपियन ट्यूब। जाइगोट ओनली, सिर्फ जाइगोट नहीं, ये थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो अप टू 8 सेल स्टेज। ZIFT में जो हमने पढ़ा था कि आइदर जाइगोट और अर्ली एम्ब्रायो अप टू 8 सेल स्टेज, इसको ही हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर सकते हैं। AIPMT 2012 में जो क्वेश्चन आया था वो है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम एम्प्लॉयज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स। तो करेक्ट आंसर होगा ZIFT। ICSI क्यों नहीं होगा ये हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट AIPMT 2013, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म ऑफ ए हेल्दी डोनर डायरेक्टली इनटू द ओवरी। डायरेक्टली नहीं, NCERT का लाइन है, आर्टिफिशियली ट्रांसफर किया जाते हैं। तो ये ऑप्शन 4 होगा, आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स ऑफ ए हेल्दी डोनर इनटू द वेजाइना। ठीक है। AIPMT 2014 का क्वेश्चन है, IVF इन्वॉल्व्स ट्रांसफर ऑफ ovum into the fallopian tube, zygote into the fallopian tube, zygote into the uterus, embryo with 16 blastomeres into the fallopian tube। तो यहाँ पे IVF का मतलब है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब
पहला जो ऑप्शन है ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये तो इन विवो फर्टिलाइजेशन होएगा ना, क्योंकि ओवम को अगर फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस किया गया है तो फर्टिलाइजेशन तो उसके बाद होगा, मतलब बॉडी के अंदर होगा, तो ये तो इन विवो फर्टिलाइजेशन का पार्ट है, वो GIFT वाला पार्ट है, गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। उसके बाद जाइगोट इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये करेक्ट ऑप्शन है। जाइगोट को और अर्ली एम्ब्रायो जो कि अप टू 8 ब्लास्टोमियर्स तक होते हैं, उन्हें हम फैलोपियन ट्यूब में इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है जाइगोट इनटू यूटेरस, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूटेरस में हम एम्ब्रायो जो कि 8 ब्लास्टोमियर्स से ज्यादा सेल्स है उनमें, उसको हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट ऑप्शन एम्ब्रायो विथ 16 ब्लास्टोमियर्स इनटू द फैलोपियन ट्यूब, ये भी गलत है, क्योंकि जो जिसमें 16 ब्लास्टोमियर्स होगा वो डायरेक्टली यूटेरस में जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में नहीं। हमने NCERT के हर एक लाइन समझ चुके हैं। मैंने आप लोगों को ट्रिक्स भी दिए हैं चीजें याद रखने के लिए, PYQs भी कर चुके हैं, इनफर्टिलिटी का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और कमेंट सेक्शन में बताइए कि किसी चीज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।